हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र जैसा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ऑनलाइन करवाया जाएगा। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो ये रोजगार से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। सरकारी क्षेत्र में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, प्लानिंग कमीशन, नाबार्ड, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जितने भी बैंक्स हैं उनमें इस सब्जेक्ट से संबंधित जॉब्स आपको मिलेंगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट के रूप में भी आपको रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट को आपके लिए आसान बनाएंगे, उपयोगी बनाएंगे और उम्मीद है कि ये जो प्रयास है वो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो अपेक्षित हैं, आप उनको भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन। तो फोर्थ चैप्टर में हमने किया था मांग का सिद्धांत, उसके बाद 11वें चैप्टर में हमने किया था पूर्ति का सिद्धांत। तो अब बाजार संतुलन क्या होगा, जहां पर मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं वो आपस में मिलेंगी तो वहां पर बाजार का संतुलन होगा। तो यही हमारा चैप्टर है। और आगे इसमें क्या हो सकता है कि जब इनमें किसी में से एक में परिवर्तन हो जाए, मांग में हो जाए या पूर्ति में परिवर्तन हो जाए, तो उसका संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा ओवरऑल चैप्टर है। तो इसको सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन इसका बनेगा कि संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं। मांग तथा पूर्ति की शक्तियां इसे कैसे प्रभावित या निर्धारित करती हैं। अथवा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, संतुलन कीमत क्या है, यह कैसे निर्धारित होती है। तो वही हम स्टेप वाइज अप्रोच से ही चलेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी प्रकार से उसका उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या बताएंगे, संतुलन कीमत। तो संतुलन कीमत की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं कि संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसको हम लिख सकते हैं dx = sx, यानी कि x वस्तु की डिमांड बराबर है x वस्तु की पूर्ति। ऐसी स्थिति में जब कीमत संतुलित होती है, उसी संतुलित कीमत पर जो मात्रा पाई जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, संतुलित मात्रा या संतुलन मात्रा। ऐसी कीमत पर ना तो मांग अधिक्य पाया जाता और ना ही पूर्ति अधिक्य पाया जाता, यानी कि ना तो मांग अधिक्य पाया जाएगा ना ही पूर्ति अधिक्य पाया जाएगा। अब मांग अधिक्य का मतलब क्या है, मांग अधिक्य का मतलब क्या है कि मांग का पूर्ति से ज्यादा होना। और पूर्ति अधिक्य क्या है कि सप्लाई का पूर्ति का मांग से ज्यादा होना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मांग अधिक्य को dx, यानी कि x वस्तु की जो मांग है वो ज्यादा है, मोर देन किससे, x वस्तु की पूर्ति से। और पूर्ति अधिक्य को हम कैसे लिख सकते हैं कि x वस्तु की पूर्ति ज्यादा है किससे, x वस्तु की मांग से। तो अब ये जो दोनों स्थितियां हैं ये नहीं पाई जाएंगी, कहां पर नहीं पाई जाएंगी, जहां पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों बराबर हैं। हम इसको एक तालिका से समझेंगे। अब ये तालिका बनाई है, यहां पे तालिका में हमने दिखाई कीमत, x वस्तु की सप्लाई, x वस्तु की डिमांड। x वस्तु कोई सी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये वस्तु x ही है। ये आइसक्रीम की कीमत भी हो सकती है, ये फ्रूट की कीमत भी हो सकती है, ये किसी वेजिटेबल की वो भी हो सकती है x। कोई वेजिटेबल मान लो जैसे प्याज है, आलू है, कोई भी हो सकता है। ये x वस्तु का मतलब ये है कि ये कोई भी वस्तु हो सकती है। तो s, तो उसको हम लिखेंगे फिर वहां पे कि हम किस चीज की जो मांग या पूर्ति को दर्शा रहे हैं। मान लो आइसक्रीम की मांग और पूर्ति है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइसक्रीम की मांग, आइसक्रीम की पूर्ति। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। नहीं तो हमने क्या लिख दिया, sx, कि x वस्तु की पूर्ति, dx यानी कि x वस्तु की मांग। तो यहाँ पर कीमत, यहाँ पर भी आपको वही सिंपल तालिका जो आपने फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर में की थी, कीमत 5 4 3 2 1,
अब 5 रुपए कीमत पर, क्योंकि हमने देखा है कि कीमत और सप्लाई के बीच में कौन सा संबंध पाया जाता है, कीमत और सप्लाई के बीच में पाया जाता है धनात्मक संबंध, पॉजिटिव, और कीमत और मांग के बीच में कौन सा संबंध पाया जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे जैसे कीमत गिर रही है पूर्ति भी गिर रही है, लेकिन डिमांड क्या है, ये बढ़ रही है। जैसे कीमत कम हुई, मांग बढ़ रही है और पूर्ति गिर रही है। तो 5 पे ये 50 है, ये 10 है, 4 रुपए कीमत पर ये 40 मात्रा इसकी लेने को बेचने को तैयार है, और ये 20 मात्रा इसकी लेने को तैयार है। 3 पे 30 और 30, यानी कि जो व्यापारी है वो 3 रुपए कीमत पर 30 मात्रा बेचने को तैयार है, और उपभोक्ता 30 इकाई खरीदने को तैयार है। तो यहां पर अगर हम देखें 30 = 30, यहां पर क्या था, पूर्ति ज्यादा है, किससे, मांग से। अब इससे नीचे जब हम जाएंगे, जब कीमत 2 रुपए है, तो 2 रुपए पर क्या होगा, जो उसकी पूर्ति है वो 20 है और ये क्या है, 40, यानी कि मांग ज्यादा है। और जब 1 रुपए कीमत है, तो हमारी जो उस वस्तु की सप्लाई है वो 10 है, लेकिन उस वस्तु के लिए जो मांग है वो कितनी है, 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम कहेंगे ये 2 स्थितियां कौन सी हैं, पूर्ति अधिक्य, और ये जो 2 स्थितियां यहां पर बनी हैं ये क्या है, मांग अधिक्य। और यहां पर क्या है, यहां पर है हमारी Sx = dx। तो यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे संतुलन कीमत, संतुलन कीमत, और इसको हम क्या कहेंगे, 30 को संतुलन मात्रा। 30 क्या हुई हमारी, संतुलन मात्रा, यानी कि जो संतुलन के ऊपर जो मात्रा पाई जा रही है, जिस पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, वो हमारा संतुलित मात्रा और कीमत। इसी को हम चित्र से दिखाएंगे, जैसे लगभग हम हर क्वेश्चन में करते हैं। यहां पर हमने क्वांटिटी OX पर, OY पर हमने प्राइस को दिखाया। तो प्राइस 1 2 3 4 5, और जो क्वांटिटी है वो हमारी 10 20 30 40 50। अब इसको दिखाने के बाद जब हम प्लॉट करेंगे, कैसे, कि 1 रुपए पर जो हमारी मांग है वो कितनी है, 50, ठीक है, 2 रुपए पर 40, 3 रुपए पर 30, 4 रुपए पर कितनी है, 20, और 5 रुपए पर 10। तो इस प्रकार से ये हमारा एक वक्र बन जाएगा। इन सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे, ये हमारा हो गया DD। ऐसे ही जब हम पूर्ति का दिखाएंगे कि 5 रुपए कीमत पर या 1 रुपए कीमत पर 10, 2 रुपए पर 20, 30, 3 रुपए पर 30, 4 रुपए पर 40 और 5 रुपए पर 50। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वक्र आ जाएगा जिसका नाम है SS। तो 3 रुपए कीमत वह कीमत है जिसको हम संतुलन कीमत कह रहे हैं, जिस पर मांग और जो पूर्ति है वो दोनों बराबर है, यानी कि 30 वो मात्रा है जिस पर, या 30 क्या है, संतुलित मात्रा है, जो 3 रुपए कीमत पर बेची और खरीदी जा रही है। यानी कि यहां पर बेचने और खरीदने वाले क्या हैं, दोनों बराबर हैं। अब स्थिति इससे उल्ट भी हो सकती है। स्थिति कैसे उल्ट हो सकती है, मान लीजिए कीमत 3 की बजाय बाजार में जो कीमत है इस समय वो क्या है, 5 रुपए, 5 रुपए, ठीक है। अब इस 5 रुपए कीमत पर, इस 5 रुपए कीमत पर हमारी जो सप्लाई है वो कितनी है, 50, और हमारी जो डिमांड है वो कितनी है, 10। तो इस समय क्या फालतू है, इसको हम कहेंगे पूर्ति अधिक्य। यानी कि अधिक कीमत पर, क्योंकि हमने
पूर्ति के नियम में क्या किया था कि जब कीमत ज्यादा होगी तो वस्तु की पूर्ति भी ज्यादा होगी, और मांग के नियम में हमने क्या किया था कि जब कीमत ज्यादा होगी तो वस्तु की जो मांग है वो कम होगी। तो 5 रुपए कीमत ज्यादा कीमत है, तो इसलिए इस कीमत पर पूर्ति ज्यादा की जा रही है। आप देख सकते हैं 50, अगर हम नीचे लेके आएंगे इसको, ये 50, ठीक है। तो 50 जो कीमत है और 50 मात्रा, और मांग कितनी है 5 रुपए कीमत पर सिर्फ 10। तो 5 रुपए कीमत पर सप्लाई 50 है, लेकिन जो मांग है वो सिर्फ 10 है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, पूर्ति अधिक है किससे, मांग से। तो जब जो व्यापारी है, अब क्योंकि उसकी वस्तु के लिए मांग कम है, तो वो व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए क्या करेगा, कीमत को कम करेगा, ठीक है ना। अब उसको अपना सामान तो बेचना है भाई, अगर जो मांग है वो कम है, जब मांग कम है और उसके पास बहुत सी जो चीजें हैं वो बिना बिकी रह गई, तो जब वो बिना बिकी रह गई तो अब वो कोशिश करेगा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए। तो उसको बेचने के लिए उसको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, उसको अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। जैसे ही वो वस्तु की कीमत को कम करेगा तो मांग बढ़ जाएगी। अब 4 रुपए कीमत पर कितनी है, 20 है, तो मांग हमारी बढ़ गई 4 रुपए कीमत पर, और पूर्ति थोड़ी कम हो गई। 4 रुपए कीमत पर कितनी है, 40, क्योंकि कम कीमत पर वो पूर्ति कम करेगा और कम कीमत पर मांग ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर मांग तो हमारी 20 होगी 4 रुपए कीमत पर, और जो पूर्ति है वो भी कम होकर कितनी होगी, 40। तो मांग बढ़ी है और पूर्ति कम हुई है। जैसे ही कीमत कम हुई, मांग बढ़ी और पूर्ति कम हुई, लेकिन अभी भी उसके पास क्या है, संतुलन नहीं आया। अभी भी वस्तु उसकी वस्तुओं के लिए जो मांग है वो कम है। तो अब वो क्या करेगा, अपनी कीमत को कुछ और कम करेगा, और कम करके वो कहां तक लेके आएगा, 3 तक। 3 पे जब कीमत उसकी पहुंचेगी तो इस पर मांग बढ़कर उसकी 20 से कितनी हो जाएगी, 30, ठीक है। 20 से बढ़कर कितनी होगी, 30, और उसकी जो पूर्ति है वो 40 से कम होकर कितनी हो जाएगी, 30। अब यहां पर ये ई, हम इसको संतुलन बिंदु कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम। ई इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। तो 30 इज इक्वल टू 30, 30 इज इक्वल टू 30, तो ये क्या है, यहां पर संतुलन स्थापित हो जाएगा। ये जो कीमत है उसको हम कहेंगे संतुलन कीमत, और ये जो मात्रा है 30, इसको हम कहेंगे संतुलन मात्रा। लेकिन स्थिति दूसरी भी हो सकती है, बाजार में कीमत एक भी हो सकती है। मान लीजिए बाजार में कीमत 3 नहीं है, बाजार में कीमत क्या है, 1 रुपए कीमत है। तो जब भी कीमत कम होती है, जब भी कीमत कम होगी तो हमेशा मांग ज्यादा होगी, ठीक है। हमेशा मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगी। तो 1 रुपए कीमत पर जो मांग है वो कितनी की जा रही है, 50, यहां पर देखिए 50, और पूर्ति कितनी की जा रही है, सिर्फ 10। तो पूर्ति कम की जा रही है, मांग ज्यादा है। तो जब मांग ज्यादा होगी किसी वस्तु की तो क्या होगा, उसकी कीमतें बढ़ेंगी। जब व्यापारी उसकी कीमतें बढ़ा देंगे तो बाजार में जो मांग है वो क्या हो जाती है, बाजार में जो कीमत है वो 1 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 2। तो अब इस बढ़ी हुई कीमत पर क्या होगा, मांग तो क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी, 50 से कितनी होगी, 40, और जो पूर्ति है वो बढ़कर 10 से कितनी होगी, 20, क्योंकि कीमत बढ़ी है। तो कीमत बढ़ने से पूर्ति हमेशा बढ़ेगी और मांग हमेशा कम होगी। लेकिन अभी भी संतुलन स्थापित नहीं हुआ, अभी भी मांग ज्यादा है, मांगने वाले ज्यादा है, तो अभी भी यहां पर मांग अधिक है, इसको हम कहेंगे मांग अधिक है। लेकिन जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, ये जो मांग अधिक है ये कम होता जा रहा है, ठीक है। तो अब कीमत जब, क्योंकि मांगने वाले अभी भी ज्यादा हैं, तो जब मांगने वाले ज्यादा होंगे तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी, तो कीमत और बढ़ेगी। अब तो बढ़कर कहां तक पहुंचेगी, 3 तक। 3 पे पहुंचते ही, क्योंकि वहां पर मांग और जो पूर्ति है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए वहां पर बाजार संतुलन स्थापित हो जाएगा। इस 3 रुपए कीमत को हम क्या कहेंगे, संतुलन कीमत,
और 30 रुपये मात्रा को हम क्या कहेंगे, संतुलन मात्रा। और यहां पर हमारा हो गया ई बिंदु पर बाजार संतुलन स्थापित हो गया। तो ये तभी हो सकता है जब हमारा जो बाजार है वो पूर्ण प्रतियोगिता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, कीमतों को अगर सरकार निर्धारित करेगी तब इस प्रकार का संतुलन स्थापित करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाजार स्वतंत्र है और जो बाजार की मांग और जो पूर्ति शक्तियां हैं वो अपने आप एडजस्ट होके बाजार को संतुलन में लेके आ रही हैं। तभी ये संभव है कि ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। 12th चैप्टर का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बाजार संतुलन से क्या अभिप्राय है, मांग में परिवर्तन का इस संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने किया था कि बाजार संतुलन क्या होता है। तो बाजार संतुलन में हमने किया था प्राइस, क्वांटिटी और ये एसएस और ये डीडी। तो बाजार संतुलन क्या था कि बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां पर मांग, किसी वस्तु की मांग और उस वस्तु की जो पूर्ति है वो दोनों बराबर हैं। यानी कि उस स्थिति में ना तो मांग अधिक्य की स्थिति होती है और ना ही पूर्ति अधिक्य की स्थिति होती है। तो इस प्रकार का हमने डायग्राम किया था। तो यहाँ पर ई बिंदु पर जहां पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के बराबर हैं, वहां पर क्या था, संतुलन। तो बाजार संतुलन क्या है, जहां पर वह स्थिति या वह कीमत जिस पर मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहां पर ये ओपी संतुलन कीमत थी और ओ क्यू संतुलन मात्रा थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इस संतुलन में मांग और पूर्ति के कारण कुछ परिवर्तन आ जाए। भाई एकदम से मांग में परिवर्तन आ जाए मान लो, या पूर्ति में परिवर्तन आ जाए, तो इस संतुलन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही हमारा अभी ये आगे का क्वेश्चन है। पहले हम मांग में परिवर्तन का इस संतुलन पर प्रभाव देखेंगे और फिर हम पूर्ति में परिवर्तन का इस संतुलन पर प्रभाव देखेंगे, जो इससे अगले वाला आपको प्रश्न करवाया जाएगा। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हमने 4th चैप्टर में किया था, मांग में परिवर्तन। यानी कि हम किस में परिवर्तन कर रहे हैं, मांग में, ठीक है। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन नहीं कर रहे, किसमें, मांग में परिवर्तन। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर मांग में परिवर्तन होता है अन्य तत्वों के कारण, अन्य तत्वों के कारण। उसी वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं होगा, बल्कि अन्य तत्वों के कारण मांग में परिवर्तन आएगा। और इसके कारण हमारा क्या था, खिसकाव, मांग वक्र ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ खिसक जाता था। तो इसमें अलग ही मांग वक्र आपका बनेगा। तो मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलन पर प्रभाव, तो मांग में संतुलन पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो 2 प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं, या तो मांग में वृद्धि हुई हो या मांग में कमी हुई हो। तो पहले हम देखते हैं मांग में वृद्धि। अब मांग में वृद्धि हमने 4th चैप्टर में की थी। इसकी डेफिनेशन क्या थी कि जब अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि। यानी कि उस वस्तु की अपनी कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, सिर्फ क्या हुआ, उस वस्तु की जो मांग है वो बढ़ी है। और किसके कारण बढ़ी है, अन्य तत्वों के कारण। जैसे मान लो उस व्यक्ति की, जो हमने यहां पर किए थे, dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी और ई, ठीक है ना। ये जो हमने डिमांड फंक्शन किया था, तो इस डिमांड फंक्शन में अब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन इनमें परिवर्तन हो चुके हैं। संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो चुका है, आय में परिवर्तन हो चुका है, रुचि में परिवर्तन हो चुका है, संभावनाओं में परिवर्तन हो चुका है। तो उसके कारण मांग में वृद्धि हुई। जैसे कि प्रतिस्थापन वस्तु है, तो प्रतिस्थापन वस्तु में उस वस्तु की, प्रतिस्थापन वस्तु की जो कीमत है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसके कारण इसकी, इस वस्तु की मांग बढ़ गई। उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो वस्तु की मांग बढ़ गई। उपभोक्ता की उसमें रुचि बढ़ गई तो
वस्तु की मांग बढ़ गई, और भविष्य में उस वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है, तो आज उसकी मांग इसी कीमत पर बढ़ गई। तो इन अन्य तत्वों के कारण मांग में वृद्धि हुई, और मांग में वृद्धि होने के कारण जो हमारा मांग वक्र है वो खिसक कर डी की बजाय क्या हो गया, ये हमारा शुरू का मांग वक्र है डी, ये हमारा शुरू का पूर्ति वक्र है SS। यहां पर ई बिंदु पर यहां पर संतुलन है, इस संतुलन पर जो संतुलन कीमत है वो क्या है OP, और संतुलन मात्रा क्या है OQ। ठीक है, OP संतुलन कीमत है और OQ संतुलन मात्रा है। लेकिन क्या हुआ, यहां तक तो पिक्चर ठीक थी। जैसे ही अन्य तत्वों की एंट्री हुई और अन्य तत्वों ने जो उपभोक्ता की मांग है उसमें वृद्धि कर दी, और वृद्धि करने के कारण जो मांग वक्र है वो खिसक कर D1 हो गया, यानी कि एक नया मांग वक्र बन गया। अब ये जो नया मांग वक्र है, क्योंकि पूर्ति वक्र वही है, पूर्ति में किसी भी प्रकार की का कोई परिवर्तन नहीं आया। अभी हम जिस चीज को एनालाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि पूर्ति वक्र स्थिर है, लेकिन मांग में या मांग वक्र में परिवर्तन आया है। तो मांग में परिवर्तन आने के कारण पूर्ति वक्र वही है, तो D1 नया मांग वक्र बन गया। तो इसके यहां पर खिसक कर आने से DD से D1 होने से अब क्या हुआ, उसी पूर्ति वक्र को एक नए बिंदु पर काट रहा है। ये जो नया बिंदु है ये क्या है, इसका संतुलन बिंदु है, नया संतुलन बिंदु है। यानी कि अब हमारा पहले हमारा E संतुलन बिंदु था, अब हमारा जो संतुलन बिंदु है वो क्या हो चुका है E1। तो उस नई स्थिति में अब क्या हुआ, हमारी जो संतुलन कीमत है वो बढ़कर कितनी हो गई OP1। यानी जब भी मांग में वृद्धि होगी तो हमने देखा था कीमत बढ़ेगी, और उसके साथ ही क्या हुआ भाई, हम उपभोक्ता जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा करेंगे तो कीमत तो बढ़ेगी, कीमत बढ़ने के साथ साथ उस वस्तु की जो खपत है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब संतुलन कीमत भी बढ़कर कितनी हो चुकी है OQ1। तो इस स्थिति में जब मांग में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा, संतुलन कीमत OP1 हो चुकी है और संतुलन मात्रा OQ1 हो चुकी है। तो दोनों में बढ़ोतरी हुई है, तो कीमत भी ऊपर चली गई, जो एरो के उससे साइन से हमें पता चल रहा है, और जो मात्रा है संतुलन मात्रा वो भी बढ़ गई, जो एरो के निशान से हमें यहाँ पे पता चल रहा है। अब इसी चीज को हम, जो दूसरी स्थिति है कि मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दूसरा जो परिवर्तन आ सकता है वो क्या आएगा, मांग में कमी। तो यानी कि अन्य तत्वों के कारण जो हमने अभी यहां पर किया था कि dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px pr yte, तो px फिक्स है, अभी उसी वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपको 4th चैप्टर का सीधा यहां पे काम आ रहा है। लेकिन pr अब क्या हुआ कि प्रतिस्थापन वस्तु की जो कीमत है वो कम हो गई, तो इस वस्तु की मांग कम हुई। उपभोक्ता की जो आय है वो कम हुई है, उसके कारण जो मांग में कमी आई है। उपभोक्ता की उस वस्तु में रुचि कम हो गई, इसलिए मांग में कमी आ गई। और ई संभावनाएं, उपभोक्ता को संभावना है कि आने वाले समय में इस वस्तु की जो कीमत है वो घट सकती है, इसलिए वो आज की कीमत पर इसको कम खरीदेगा, तो उसकी मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो कुल मिला के अन्य तत्वों के कारण, हम इसकी डेफिनेशन क्या देते थे वहां पे, यहां पर भी उसकी वही डेफिनेशन रहेगी, मांग में कमी कि अन्य तत्वों के कारण जब किसी वस्तु की मांग घट जाए तो उसको हम कहते हैं मांग में कमी। उसी वस्तु की अपनी कीमत स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अन्य तत्वों के कारण उसमें कमी आई है। तो डायग्राम बनाते हैं, वही OY पर प्राइस, OX पर क्वांटिटी, और हमारा जो शुरुआती जो डिमांड और सप्लाई कर्व है, ये हमारा शुरुआती सप्लाई कर्व है SS, और ये हमारा शुरुआती प्रारंभिक यानी कि डिमांड कर्व है। और ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, यानी कि यहां पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, वो है E बिंदु। तो E बिंदु क्या है, हमारा संतुलन बिंदु। OP हमारी क्या है, संतुलन कीमत, ठीक है, ये यहाँ पे OP। और OQ क्या है हमारा, OQ हमारा क्या है, संतुलन मात्रा। ये प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन जो अभी हमने किया PRYTE के कारण जो मांग है वो घट गई,
तो घटकर एक नया मांग वक्र बना जो जिसका नाम दिया D2 D2। अब D2 D2 SS पूर्ति वक्र जो प्रारंभिक पूर्ति वक्र है उसको इस नए बिंदु पर काटता है, यानी कि इस नए बिंदु पर ये दोनों बराबर हैं। तो अब E2 नया संतुलन बिंदु है। इस नए संतुलन बिंदु पर जो संतुलन कीमत है वो क्या है, OP2। ठीक है, इस नए संतुलन बिंदु जो नया संतुलन बिंदु है वो क्या है, OP2। तो OP2 और नई संतुलन मात्रा क्या बनेगी अब हमारी, OQ2। अब आप एक बात ध्यान देना, आपकी जो PDF है उसमें जैसे मैं लिखता हूं OP2 ऐसे लिखा होता है ये, लेकिन आपको जो ये लिखना है ये इसके पैर में लिखना है, क्योंकि उसमें PDF में वो टाइप नहीं कर पाता मैं उस तरीके से, तो आपको ये लिखना इसके पैर में ही है OP2। ठीक है ना, थोड़ा नीचे तो OQ2। तो ये नई संतुलन मात्रा है। तो सीधी सी बात क्या हुई कि जब मांग में कमी आएगी तो संतुलन कीमत भी कम हो जाएगी और संतुलन मात्रा भी कम हो जाएगी। जब हम खरीदना ही बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो सीधी सी बात है कि हमारी जो खपत है उसमें कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो संतुलन मात्रा कम हो जाएगी और संतुलन कीमत भी कम हो जाएगी। तो ये है मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। तो संक्षेप में, जब मांग में वृद्धि होती है तो संतुलन मात्रा और संतुलन जो कीमत है वो दोनों बढ़ते हैं, और जब मांग में कमी होती है तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों कम होते हैं। ये इसका संक्षेप में हम बता सकते हैं, कंक्लूजन है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ जो एक लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ये हरियाणा बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनके बेस के ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न पत्र हैं वो लगभग इनमें कवर हैं। तो आप इसको PDF से अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। धन्यवाद।